हाय फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज झारखंड के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास। झारखंड का मध्यकालीन इतिहास आप सभी जानते हैं। मध्यकालीन इतिहास भारत के इतिहास में कब कहा जाता है? जनरली ऐसे गुलाम वंश हुए या मुगल काल हुआ, अकबर बाबर, तो वो सब मध्यकालीन इतिहास में गिनती आता है। ठीक है। ऐसे तो मध्यकालीन इतिहास का जब अरबों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, किसके नेतृत्व में बताइए? मोहम्मद बिन कासिम। उसी समय से मध्यकाल गिनती किया जाता है। ठीक है, मध्यकाल बोला जाता है। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, तो उसी टाइम से फिर महमूद गजनी, महमूद गौरी वगैरह सब ये आते गए। उसी में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध वगैरह हुआ। फिर सल्तनत काल आता है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये सब मध्यकालीन भारत में आते हैं। और हम यहाँ पर अब देखेंगे मध्यकालीन भारत में ही, मध्यकालीन इतिहास में झारखंड की स्थिति, झारखंड की मध्यकालीन इतिहास में क्या स्थिति थी। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे सी वगैरह में पहले भी आए हुए हैं कि झारखंड शब्द का प्रयोग, झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ? तो पहली बार यहाँ देखिए, छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग पहली बार मध्यकाल में ही हुआ था प्रारंभ। ठीक है, इसका प्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी की एक ताम्रपत्र में हुआ है, एक ताम्रपत्र में मिलता है। इस काल में यह एक स्पष्ट एवं पृथक भूखंड के रूप में संगठित हुआ। मध्यकाल के प्रारंभ में छोटा नागपुर के कई छोटे छोटे हिंदू और अर्ध हिंदू शासकों के राज्य थे, जिनमें कोकरा के नागवंशी, पलामू के रक्सैल, सिंहभू के सिंहवंश और मानभूम के मांझवंश। कोकरा के नागवंशी, पलामू के रक्सैल, ठीक है, ये प्रमुख थे। 13वीं शताब्दी छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर नदिया पर आक्रमण किया। ठीक है, मध्यकाल में छोटा नागपुर, मध्यकाल में छोटा नागपुर में अनेक जनजातीय राज्यों का गठन हुआ, जिनमें पलामू की चेरो जनजाति का प्रमुख राज्य था, चेरो वंश। ठीक है, पलामू में मध्यकाल में, ये छोटा नागपुर की बात हो रही। ठीक है, चेरो ने रक्सैलों को अपदस्थ कर पलामू में अपनी सत्ता स्थापित की। किसको? रक्सैलों को हराकर। इस काल के अन्य जनजातीय राज्यों में खरवार, उरांव, भार आदि प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त इस काल की अन्य छोटी रियासतों में सूर्यपुरा, छोटी छोटी रियासतों की बात हो रही है, पलामू, सोनपुरा, कुंड आदि सम्मिलित हैं। फिरोज शाह तुगलक ने छोटा नागपुर के हजारीबाग पर आक्रमण किया। फिरोज शाह तुगलक वंश का, ठीक है, तो यह हजारीबाग पर आक्रमण किया था और सतगांव के इर्द गिर्द एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उसने जीते हुए क्षेत्र पर शासन कायम करते हुए सतगांव को अपनी राजधानी बनाए। फिर क्या है? इल्तुतमिश और बलबंद के शासनकाल में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इल्तुतमिश और बलबंद के शासनकाल में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय के नागवंशी राजा हरिकरण प्रभावशाली और शक्तिशाली थे। तुगलक वंश के शासन मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक आ पहुंचा। संथालों के अनुसार यह आक्रमण 1340 ईस्वी में इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। उसने बीघा के किले पर अधिकार कर लिया, फलस्वरूप वहाँ के संथाल अपने सरदार के साथ भाग निकले। ठीक है, तो बस देखते जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक वंश कब से कब तक शासन किया है, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखते चलिए। तुगलक वंश का शासन भारतीय इतिहास में 1320 से शुरू होता है और 1398 तक है तुगलक वंश। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक था, सिंहासन पर बैठा था। कब? 1320 में, 8 सितंबर को पहली बार। अब थोड़ा सा क्लियर होता है, चलिए। फिर क्या है? दिल्ली के तुगलक वंश व लोधी वंश सतगांव से आगे नहीं बढ़ सके, क्योंकि उन्हें शक्तिशाली नागवंशी राजाओं से मुकाबला करना पड़ा। 1358 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति खवास खान ने चेरो महाराजा महारथ चेरो को पराजित किया। लूट के सामान के साथ श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया। ठीक है, हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने
अनेक अभियानों में इस क्षेत्र का उपयोग किया। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ के रास्ते राजमहल की पहाड़ियों के बीच का उपयोग किया। ठीक है, राजमहल के पहाड़ी के बीच में तेलियागढ़ है, तो उस रास्ते का उपयोग किया था शेर शाह का बंगाल पर अधिकार के क्रम में। ठीक है, शेरशाह सूरी। फिर आगे चलिए अब देखते हैं मुगल अफगान संघर्ष के दौरान, मुगल अफगान संघर्ष के दौरान छोटा नागपुर का क्षेत्र अफगान विद्रोहियों जैसे हाजी कुंड, जुनैद और बयाजीद आदि की शरणस्थली रहा। दोस्तों ये चूँकि इतिहास है तो बहुत लोग इतिहास में इंटरेस्ट उतना नहीं रखते हैं, तो हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आपको बोरिंग लगे या कुछ भी एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, तो आपको पढ़ना तो है। तो ठीक है, एक बार आप बस देखते चलिए, आप अपना काम करते रहिए, खाना पीना बनाते रहिए और मोबाइल लगा लीजिए, देखते चलिए थोड़ा सा। इस कारण मुगल शासक अकबर एवं जहांगीर का ध्यान झारखंड पर गया। बिहार व बंगाल विजय के बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को कोकरा झारखंड के नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकर शाह की पराजय हुई और उसने माल गुजार बनना स्वीकार कर लिया। झारखंड का क्षेत्र सिंहभूम का मुगलों के साथ संपर्क अकबर के समय में ही हुआ। उसके समय देखिए, झारखंड क्षेत्र का सिंहभूम का जो है मुगलों के साथ संपर्क कब हुआ था? अकबर के समय हुआ था। उसके समय पोराहट के सिंह वंशी राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह थे। अकबर के अफगानों के विरुद्ध अभियान के क्रम में 1591-92 में राजा मानसिंह अकबर का सेनापति सिंहभूम होकर गुजरा। ठीक है, अंत में कामेश्वर सिंह के उत्तराधिकारी राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। कामेश्वर सिंह के उत्तराधिकारी राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, उसने मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होना भी कबूल कर लिया। ठीक है, लगभग इसी समय हजारीबाग और धनबाद अकबर के संपर्क में आया। देखिए, शेर शाह जो था बीच में आया था, मुगलों के बीच में ही शासन किया था शेर शाह 1540 से 45 तक, इसलिए बीच में शेर शाह के यहाँ जिक्र आपको मिल रहा है, बाकी मुगल काल का। इस बीच में शेर शाह सूरी शासक बन गया था। ठीक है, शेर शाह सूरी क्या था? अफगान वंशीय था एक। ठीक है, तो ये भी मुगल काल के बीच में इसका भी 5 सालों का कार्यकाल है, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होंगे कि मुगल काल के बीच में शेर शाह का जिक्र आ रहा है। थोड़ा सा इतिहास के बारे में बीच बीच में ये भी आप जानते चलिए। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान क्षय और चंपा प्रगने के रूप में सुबह, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान क्षय और चंपा प्रगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। राजा मान सिंह ने छोटा नागपुर के क्षेत्र छोटे छोटे राजाओं को पराजित किया। राजा मान सिंह, ठीक है, अकबर का सेनापति सिंहभूम होकर गुजरा, यही राजा मान सिंह है। तो राजा मान सिंह ने छोटा नागपुर के छोटे छोटे राजाओं को पराजित किया। उसने पलामू पर आक्रमण कर चेरों को पराजित कर लिया। पलामू में चेरो वंश। आगे चेरो राजा भगवत राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो पलामू का जो चेरो वंश है वो भी मुगलों की अधीनता स्वीकार की उन्होंने भी। लेकिन चेरों ने अकबर की मृत्यु 1605 के बाद पुनः अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी। अकबर की मृत्यु होती है, उसके बाद चेरो वंश फिर अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर लेते हैं, यानी अपनी राज पुनः वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अकबर का शासनकाल कब से कब है? 1556 से 1605 तक। इस बीच में अकबर का जिक्र जो आ रहा है 1556 से 1605 तक है अकबर का शासनकाल, इसलिए उसी बीच में आ रहा है। देखिए, अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई, उसके बाद फिर पुनः अपनी स्वतंत्रता चेरो वंश ने स्थापित कर लिया पलामू में। चलिए,
देखिए यहाँ झारखंड के राजा मधु सिंह ने मान सिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की। मान सिंह अकबर का जो सेनापति, तो उड़ीसा अभियान में मधु सिंह ने मदद की थी। 1592 में मान सिंह ने राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया। 1592 में मान सिंह ने राजमहल को बंगाल और बिहार की राजधानी बनाया। किसको? राजमहल को। 1592 में मान सिंह अकबर के शासनकाल की बात हो रही है। तो जो कि जहांगीर के अनुसार 1615 से 1616 ईस्वी में इब्राहिम खान ने झारखंड के क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो जो कि जहांगीर के अनुसार 1615 से 1616 ईस्वी में इब्राहिम खान ने झारखंड क्षेत्र पर अधिकार किया। ठीक है, देखिए 1605 से 1627 तक फिर जहांगीर शासन करता है। और जब भी अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, तो उसके बाद अगला मुगल शासक कौन आता है? जहांगीर। 1605 से 1627 जहांगीर का कार्यकाल है। जहांगीर। तो इसी जहांगीर के शासनकाल में इस जहांगीरी इसे ही 1615 से 1616 ईस्वी में इब्राहिम खान ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया। तुजू के जहांगीरी के अनुसार, ठीक है, इसलिए तुझे के जहांगीरी में मिलता है। शंख नदी उस समय हीरो के लिए प्रसिद्ध थी। इस आक्रमण के समय वहाँ के राजा दुर्जनशाल हीरो का सबसे बड़ा पारखी थे। इस समय आक्रमण के समय दुर्जनशाल जो थे हीरो का सबसे बड़ा पारखी थे, जिन्हें गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। 12 वर्ष बाद दुर्जनशाल को मुक्त कर जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6000 सालाना दे दिया और उससे शाही की पदवी दी गई। 12 वर्ष बाद दुर्जनशाल को मुक्त कर जहांगीर ने उसके राज्य को पट्टा के रूप में 6000 सालाना पर दे दिया। ठीक है, मतलब जो दुर्जनशाल का राज्य था 6000 पट्टा पर दे दिया गया और उसे शाही की पदवी दे दी गई। दोईसा के नवरत्न गढ़राज प्रसाद का निर्माण दुर्जनशाल ने करवाया था। इस पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। जहांगीर की आत्मकथा है तुझू के जहांगीर, उसी में वह छोटा नागपुर के क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? तुझू के जहांगीर में। जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर के शासनकाल में पलामू में 2 चेरो राजाओं ने राज किया जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अफजल खां अबुल फजल के पुत्र है। अफजल खां तथा इरादत खान ने जहांगीर के शासनकाल में पलामू के चेरो राजाओं के विरुद्ध हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया। जहांगीर के शासनकाल में जो पलामू में सैन्य नेतृत्व का अभियान किसने किया था? एक अफजल खां, अबुल फजल का पुत्र, अबुल फजल ऐन अकबर, ठीक है, और इरादत खां, ये 2 लोग हैं। जहांगीर के शासनकाल में कोकरा, जिसे छोटा नागपुर का क्षेत्र है, कोकरा के क्षेत्र पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित हुआ। कोकरा पे किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में हुआ है। तो याद रखिएगा, कोकरा पे जो है मुगलों का अधिकार कब स्थापित हुआ? जहांगीर के शासनकाल में। शाहजहां के समय मुगल नागवंशी संबंध सौहार्दपूर्ण थे। शाहजहां के शासनकाल में मुगल का, तो शाहजहां, अब यहाँ शाहजहां गई तो शाहजहां कब से कब शासन किया है? 1605 से 1627 तक जहांगीर किया था। अब यहाँ 1627 से 1657 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 या 1657, 200 वर्ष पूर्व। तो 1657 तक कहाँ शाहजहां शासन किया? 1627 से 16 तक 57 तक, ठीक है, यानी कि 30 वर्षों तक शाहजहां का शासनकाल रहा है। ठीक है, तो वही शाहजहां के समय मुगल नागवंशी संबंध सौहार्दपूर्ण थे, मतलब अच्छे थे। यह संबंध पूरी 17वीं शताब्दी में, अर्थात शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में बना रहा। देखिए औरंगजेब कट्टर माना जाता था शासक, लेकिन औरंगजेब और शाहजहां यानी कि पूरी जो है 17वीं शताब्दी, क्योंकि औरंगजेब का तो पूरी 17वीं शताब्दी में औरंगजेब 1707 तक रहा है ना। 1658 के बाद जब ये 57 में शाहजहां की मृत्यु हुई है, तो 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा है। तो पूरी 17वीं शताब्दी यहाँ बात हो रही है। पूरी 17वीं शताब्दी में शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल में शांतिपूर्ण वातावरण में नागवंशी शासक रघुनाथ शाह ने दोईसा, चुटिया, जगन्नाथपुर और बोरिया में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी काल में कहाँ? चुटिया में, जगन्नाथपुर में, बोरिया में सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया इसी शासनकाल में। किस शासनकाल में? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में। ठीक है, कहा जाता है कि औरंगजेब कट्टर शासक था, ठीक है, कट्टर मुस्लिम शासक था, लेकिन देखिए यहाँ पे सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है झारखंड में। चेरो राजा प्रथम राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बदले में उसे शाहजहां ने 1000 का मनसब प्रदान किया। चेरो राजा प्रताप राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है,
चेरो पलामू। शाहजहाँ के शासनकाल के 16वें वर्ष में शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राज पर आक्रमण किया। शाहजहाँ के शासनकाल में 16वें वर्ष में शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राज पर आक्रमण किया। इस समय पलामू का राजा तेज राय था। शाहजहाँ के समय सिंह वंश सिंहभूम, मान वंश मानभूम के समय मुगलों के संबंध के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सिंहभूम और मानभूम के बारे में शाहजहाँ के समय में जानकारी उपलब्ध नहीं है। औरंगजेब के समय झारखंड में मुगलों का संघर्ष मुख्य रूप से पलामू के चेरो राजाओं के साथ होता रहा। औरंगजेब के समय झारखंड में मुगलों का संघर्ष किसके साथ होता रहा? मुख्य रूप से चेरो राजाओं के साथ होता रहा। बाकी तो सौहार्दपूर्ण संबंध पर बने रहे। ठीक है, यहाँ पे देखा ना आपने कि मुगल शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में सौहार्दपूर्ण बना रहा। और इसी बीच रघुनाथ शाह चुटिया जगन्नाथपुर और बोड़िया में सुंदर मंदिर का निर्माण करवाए नागवंशी शासक। ठीक है, शाइस्ता का। लेकिन पलामू में आक्रमण हुआ इस बीच में 1641-1642 में भी। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं शाहजहाँ के 16वें शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राज पर आक्रमण किया। इसमें पलामू का राजा तेज राय था। शाहजहाँ के समय सिंहभूम मानभूम के मुगलों का संबंध उपलब्ध नहीं है। और औरंगजेब के समय झारखंड में मुगलों का संघर्ष मुख्य रूप से कहाँ? पलामू के चेरो राजाओं के साथ होता रहा। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में पलामू का चेरो राजा मेदिनी राय था। इसी मेदिनी राय के नाम पर डाल्टन का नाम आज क्या है? मेदिनी नगर। तो औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में पलामू का चेरो राजा कौन था? मेदिनी राय। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में। ठीक है, औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में किसका था? मेदिनी राय का शासन था। कहाँ? पलामू के। ठीक है, चलिए औरंगजेब के प्रारंभिक वर्षों में का मतलब क्या हुआ? औरंगजेब कब से कब तक शासन किया? हमने बताया भी आपको 1658 से औरंगजेब का शासन शुरू होता है जो 1707 तक चलता है। तो 1658 के प्रारंभिक वर्षों में जो है, यही प्रारंभिक वर्षों में पलामू पर चेरो राजा कौन था? मेदिनी राय था। मेदिनी नगर आज उन्हीं के नाम पे है। बादशाह नामा एवं आलमगीर नामा के अनुसार 17 दिसंबर 1660 ईस्वी को औरंगा नदी के किनारे, देखिए 1658 से औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है। तो बादशाह नामा एवं आलमगीर नामा के अनुसार क्या कह रहा है कि 17 दिसंबर 1660 यानी कि औरंगजेब के शासनकाल के 2 वर्ष बाद औरंगा नदी के किनारे दाऊद खान, औरंगजेब का सेनानायक था दाऊद खान, एवं चेरो राजा राय की सेनाओं के बीच, चेरो राजा साहब राय की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ जिसमें साहब राय की हार हो गई। साहब राय की उस टाइम में हार हो गई मेदिनी राय की। ठीक है, 1660 में, यानी कि 1658 में औरंगजेब जब से, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब 1658 में औरंगजेब शासन में बैठा उसके 2 साल बाद ही 1660 में ही पलामू पर आक्रमण हुआ जिसमें कौन? राय साहब की सेना की हार हो गई, मेदिनी राय साहब की। औरंगजेब के शासनकाल के अधिकांश समय में कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। रघुनाथ शाह के धर्मगुरु हरिनाथ थे। कोकरा की बात हो रही, कोकरा या खोखरा जिसे बोलते हैं, नागवंशी राजा। औरंगजेब के शासनकाल में 1767 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ का राजा बना। उसने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी बादाम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित की। तो आपको जैसा कि ऊपर बताया कि पलामू में ही मेन औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों का संघर्ष होता रहा और बाकी जगह लगभग सौहार्दपूर्ण संबंधी बने रहे झारखंड का और मुगलों का। औरंगजेब के समय मुगलों का हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम जिलों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। देख लीजिए यहाँ पे हजारीबाग, सिंहभूम और मानभूम पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, धनबाद जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह बचा रहा। आप ध्यान रखिएगा, धनबाद वही कोलफील्ड कोयलवरी जहाँ पे है, BCCL कोयलवरी जहाँ पे है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, तो वही धनबाद जिला एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुगल आक्रमण से पूरी तरह बचा रहा। उत्तर मुगल काल में फैली अराजकता का लाभ उठाकर झारखंड के सभी छोटे बड़े राज्य स्वतंत्र हो गए। और उत्तर मुगल काल में जब मुगल, पता है कि मुगल जब कमजोर होने लगे, मुगल शासनकाल, उत्तर मुगल काल औरंगजेब की मृत्यु के बाद को कहा जाता है। यानी 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, इसके बाद जो भी शासन होता है मुगलों का, तो उसमें उतने प्रभावी मुगल शासक नहीं हुए। ठीक है, 1707 के बाद जो होता है मुगल काल, उसे उत्तर मुगल काल कहा जाता है। ये उत्तर मुगल काल उसी की बात हो रही है। तो 1707 के बाद में जो अराजकता फैली, अराजकता मतलब कि ये मुगल काल जो था 1707 के बाद आपस में ही ये लड़ते रहे गद्दी के लिए मुगल लोग। तो उसी अराजकता का लाभ उठाकर जब घर
फूटे जवाहर लोटे आप सुने ही होंगे, तो आपस में ही लड़ते रहे। तो उसी अराजकता का लाभ उठाकर झारखंड के सभी छोटे बड़े राज्य स्वतंत्र हो गए, मतलब अपनी राज्य फिर स्थापित कर लिया और मुगलों से स्वतंत्र हो गए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास में हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। झारखंड का स्वतंत्रता आंदोलन ये सब रिलेटेड जो भी है वो हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं भारत के। तो यहाँ पर भी झारखंड का आधुनिक इतिहास हम देख रहे हैं। अंग्रेजों, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम की ओर से हुआ। सिंहभूम की ओर से, कहाँ से? सिंहभूम की ओर से, आप याद रखिएगा। इस क्षेत्र में धाल राजाओं का धाल भूम, सिंह राजाओं का पोरहाट और हो लोगों का कोल्हान राज का विशेष महत्व था। किसमें? सिंहभूम की ओर में। तो क्या था? धाल राजाओं का धाल भूम, सिंह राजाओं का पोरहाट और हो लोगों का कोल्हान राज। कोल्हान कहाँ? हो लोगों का कोल्हान राज है, ठीक है। विशेष महत्व था। इन राज्यों से नियमित कर वसूलने तथा इन्हें अपनी अधीनता में रखने के लिए 1767 में फर्गूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा गया? फर्गूसन को भेजा गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। 22 मार्च 1767 को घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 22 मार्च 1767 को, ठीक है। जैसे 1765 से अंग्रेजों का भारत में शासन शुरुआत हो जाती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके 2 साल बाद ही यहाँ भी बात हो गई। जैसे औरंगजेब का जो शासनकाल था 1658 से शुरू होता है और 2 साल बाद 1660 में ही पलामू के चेरो मेदिनी राय के राज पर आक्रमण होता है। वैसे ही 1765 में अंग्रेजों का अंग्रेजों का शासन शुरू होता है। उसके 2 साल बाद देखिए यहाँ पे 1767 में ही घाटशिला के महल पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। 1768 ईस्वी में जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1768 ईस्वी में जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, धाल विद्रोह। तो अगर आएगा आपको एग्जाम में कि धाल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो जगन्नाथ धाल ने, या धाल विद्रोह किसने किया था? तो जगन्नाथ धाल ने किया था, ठीक है। किसके विरुद्ध किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। क्लियर हो गया? धाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ये कभी कभी आ जाता है कि धाल विद्रोह था एक जनजातीय विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ था, मुगलों के खिलाफ था, ऐसे भी आ जाता है। तो उस टाइम में आप ध्यान रखिएगा कि धाल विद्रोह जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ था, ना तो जनजातीय विद्रोह था ना मुगलों के विरुद्ध था, वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, धाल विद्रोह, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा कर, तो आप क्लियर हो लीजिए अच्छे से। एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी आप समझते चलिए कैसे आ सकता है। तब आप जो पढ़ेंगे वो लॉजिकली ज़्यादा आपको मेमोराइज होगा, याद रहेगा। 1820 ईस्वी में मेजर रसफेज ने कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया। 1820 में 1667 में वहाँ, इसके बाद में यहाँ 1820 में मेजर रफसेज ने कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किया। कोल्हान जहाँ हो राजाओं का क्षेत्र था। कोल्हान में कौन राज करते थे? हो राजा। रोरो नदी के तट पर हो एवं अंग्रेजी सेना में लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी विजय हुए। रोरो नदी के तट पर लड़ाई हुई तो इसमें भी अंग्रेजी ही विजय हो गए, ठीक है। 1821 ईस्वी में कर्नेल रिचर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का प्रवेश हो क्षेत्र में हुआ। 1 माह तक चले संघर्ष के पश्चात वो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। 1831-32 देखिए, धनबाद एकमात्र जिला था जो मुगल काल में अप्रभावित रहा था। तो आप वो भी ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में आ जाएगा कि अंग्रेज काल में कौन सा जिला प्रभावित रहा था। तो हो सकता है आपके माइंड में आ जाए कि धनबाद, तो नहीं, आप क्लियर हो लीजिए वो मुगल काल में मुगलों से प्रभावित रहा था, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर मैंने करा दिया। चूँकि यहाँ पे सभी लोग अधीनता स्वीकार कर रहे हैं तो बात यहाँ आ गई कि वो मुगल काल में अधीनता स्वीकार किसने नहीं किया था? तो धनबाद ने। 1831-32 के कोल विद्रोह में हो लोगों ने खुलकर भाग लिया। कोल विद्रोह जब हुआ 1831-32 में, ठीक है। देखिए 1821 में हो लोग ने अधीनता स्वीकार कर ली, जाहिर सी बात है। इसके 10 साल बाद ही, देखिए इस तरह से लॉजिकली आप याद रखेंगे तो ज़्यादा जो हिस्ट्री है वो याद रहता है। लॉजिकली, थोड़ा सा लॉजिकली मतलब कहानी में एक दूसरे से कनेक्ट होते चलिए। तो जाहिर सी बात है 1821 में जब उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, किसने? हो लोगों ने जब स्वीकार की, उसके 10 साल बाद ही, लॉजिक क्या लगे, 10 साल बाद, यानी कि अभी उन लोग का तुरंत अभी स्वीकार किए थे तो अंदर से गुस्सा, एक दूसरे के प्रति क्रोध बना हुआ था।
तो उसके 10 साल बाद ही जब 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह कब हुआ था, मैचिंग कराने में भी आता है, तो 1831-32 में, तो वो लोगों ने उसमें खुलकर भाग लिया, क्योंकि अभी 10 साल पहले ही वह अधीनता स्वीकार किए थे, जाहिर सी बात है, अंग्रेजों के खिलाफ उनमें क्या थे, अभी गुस्सा पूरा भरा हुआ था। इन्होंने गंगा नारायण सिंह तथा चुआर विद्रोहियों की हर संभव सहायता की। गंगा नारायण सिंह और चुआर विद्रोही की इन्होंने सहायता की, किसने, हो लोगों ने। बाध्य होकर अंग्रेजों को इनके विरुद्ध पुनः अभियान छेड़ना पड़ा। तो जब ये सहायता कर रहे थे, इसलिए बाध्य होकर अंग्रेज जो है इनके विरुद्ध पुनः अभियान छेड़ दिए। तो 1836 ईस्वी में टी.एस. विल्किंसन की सलाह पर एक अंग्रेज सेनापति को कोल्हान में प्रविष्टि हुई। 4 माह के संघर्ष के बाद फरवरी 1837 में वो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो वो लोगों ने फिर आत्मसमर्पण कर दिया। क्यों? क्योंकि जब ये सहायता कर रहे थे गंगा नारायण की, तो फिर पुनः विरुद्ध इनके विरुद्ध पुनः अभियान शुरू किया गया। तो 1837 में इन्होंने पुनः आत्मसमर्पण कर दिया, सीधे कंपनी को कर देने के तैयार हो गए। ठीक है, उस टाइम में अब क्या, सीधे कंपनी को कर देंगे, ये तैयार हो गए। किन्होंने, वो लोगों ने, कोल्हान क्षेत्र के। ठीक है, 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक इकाई बनाकर अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्ष के पश्चात ही कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो सका। यानी डायरेक्ट जो कर अंग्रेज लोग को मिलना शुरू हो गया और एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई गई। तो वो क्या है, कंपनी को दीवानी अधिकार जब प्राप्त हुआ उसके 72 साल बाद ही फिर यहाँ पे 1765 में जब अंग्रेजों को मिला था, तो उसके 72 साल बाद ही कोल्हान क्षेत्र पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो सका। ठीक है, अब आते हैं पलामू 1761 ईस्वी में कैमक ने पलामू जिले पर अधिकार कर लिया। उस समय पलामू का चेरो राजा चित्रजीत राय थे। ठीक है, मेदिनी राय के समय में कहाँ मुगलों ने आक्रमण किया था पलामू पे। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि जब उत्तर मुगल काल में सभी मुगल शासक कमज़ोर हो गए थे, अराजकता की स्थिति हो गई थी, तो जितने भी झारखंड के शासक थे सभी फिर से अपनी अपनी शासन को प्राप्त कर लिए। तो जब फिर से प्राप्त कर लिए, तो उस समय में मेदिनी राय थे। औरंगजेब के शासनकाल में जब औरंगजेब हरा के पलामू पे राज्य स्थापित किया था, बाद में जब फिर से सब अपने अपने क्षेत्र में अधिकार प्राप्त कर लिए राजाओं ने, तो पलामू जिला पे अधिकार कैमक ने किया। और उसमें पलामू राजा का चेरो राजा चित्रजीत राय था। तो आप दो याद रखेंगे, मेदिनी राय मुगल काल के शासनकाल में थे, और अंग्रेज के काल में, मुगल काल में जो औरंगजेब था, औरंगजेब के काल में मेदिनी राय हार चुके थे। और यहाँ पे पलामू में चित्रजीत राय अंग्रेजों के शासन में फिर यहाँ पे हारे। ठीक है, चित्रजीत राय और मेदिनी राय दो याद रखेंगे, एक मुगल काल में, एक अंग्रेजों के काल में। चेरो राजा चित्रजीत राय और ठकुराय जयनाथ सिंह रामगढ़ भाग गए। अप्रैल 1772 में जयनाथ सिंह और टॉमस स्कॉट के बीच युद्ध हुआ। 26 अप्रैल को अंग्रेजी सेना हार गई। इस युद्ध में सर्जेंट फेलविक मारा गया, जबकि स्कॉट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया। रंका के किले, रंका गढ़वा जिला में भी वर्तमान में है, जयनाथ सिंह ने अधिकार कर लिया। कैमक जब पुनः एक बड़ी सेना लेकर कुंडा पहुंचा, तो जयनाथ सिंह सितंबर 1772 में पलामू छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। इस प्रकार पलामू पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया। छोटा नागपुर खास की अब देखिए, अंग्रेजों के छोटा नागपुर खास प्रवेश के समय यहाँ का राजा नागवंशी द्वीपनाथ शाही था। नागवंशी द्वीपनाथ शाही अंग्रेजों के प्रवेश के समय छोटा नागपुर का द्वीपनाथ शाही ने सतबरवा में कैमक से मुलाकात कर अंग्रेजों की अधीनता तथा 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया। द्वीपनाथ शाही सतबरवा में कैमक से मुलाकात कर लिया और अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया और 12,000 रुपये सालाना कर देना स्वीकार कर लिया। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट अभी अंग्रेजों लोग अपना शासन स्थापित नहीं किए हैं, कर अभी वही द्वीपनाथ सिंह ही उनको 12,000 सालाना देगा, ये तय हुआ। हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजों को सबसे अधिक प्रतिरोध का सामना रामगढ़ राज्य की ओर से करना पड़ा। रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा। हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश कैप्टन कैमक के नेतृत्व में हुआ। 1772 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर चढ़ाई की गई। मुकुंद सिंह भागकर पंचायत चला गया। तेज सिंह को रामगढ़ का राजा घोषित किया गया। 1773 ईस्वी में रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया। तो यहाँ पर देखिए 1772-73 में वही पलामू वगैरह को जब अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया चित्रजीत राय के शासनकाल में पलामू पे, ठीक है, याद रखा आपने। और मेदिनी राय के शासनकाल में मुगलों ने पलामू पे शासन स्थापित किया। तो जब रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिला के रामगढ़ जिले का गठन किया गया उस समय में 1773 में। संथाल परगना प्राचीन अंग का राज्य भाग था।
इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया गया। 1592 याद रखिएगा, 1592। ठीक है, अकबर के शासनकाल रहा होगा, किसका रहा होगा बताइए? 1660 ईस्वी तक वह बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात रहा। राजमहल 1660 तक बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात रहा, यानी कि जब ये राजधानी बना 1592 में, तो 1660 तक राजमहल जो है बंगाल की राजधानी के रूप में विख्यात रहा। चलिए, यहाँ अंग्रेजों का आगमन बक्सर युद्ध के पूर्व ही हुआ। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा एक व्यापारिक एजेंसी स्थापित की गई। राजमहल क्षेत्र पर मराठों का कब्जा 1742 ईस्वी में हुआ। 1757 में पलासी के युद्ध में पराजित होने के पश्चात सिराजुद्दौला राजमहल पहुंचा। 1763 ईस्वी में मीर कासिम के विरुद्ध मेजर एडम्स की विजय के फलस्वरूप राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार स्थापित हुआ। 1763 में मीर कासिम के विरुद्ध मेजर एडम्स की विजय के फलस्वरूप क्या हुआ? राजमहल पे कंपनी का अधिकार हो गया। तो राजमहल पे कंपनी का अधिकार किसके? तो एडम्स की विजय के बाद, मेजर एडम्स की विजय के बाद मीर कासिम के विरुद्ध। ठीक है, 1763 ईस्वी में। तो ठीक है, राजमहल जो बंगाल का राजधानी 1660 तक बना रहा। ठीक है, तो उस पे क्या, मेजर एडम्स के विजय के बाद कंपनी का एकाधिकार, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेजों का एकाधिकार प्राप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे झारखंड के जनजातीय विद्रोह, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर जनजातीय विद्रोह से कभी मैचिंग कराने के लिए, या कभी डायरेक्ट आपको ईयर देकर कि ये जनजातीय, जैसे धाल विद्रोह कब हुआ, वो विद्रोह कब हुआ, कोल विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ, ये सब आते रहते हैं। तो जनजातीय विद्रोह जो नेक्स्ट हम अभी करेंगे वो आप देखना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने आप दोस्तों में भी इसे शेयर करते रहिए। शेयर करने से क्या होगा कि जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें वीडियो और बनाने के लिए, कोई भी टॉपिक पे मोटिवेशन मिलता है। और आपको शेयर करने के और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।